बताते चले कि ईडी के संबंध को लेकर के समूचे दिल्ली से लेकर के हर जगह घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से लगातार ईडी सक्रियता से काम कर रही है, विपक्ष को आपत्ति हो रही है। ईडी के संबंध पर बवाल मचा हुआ नोटिस को लेकर के आप नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है और कई सवाल उठाए हैं। ईडी के एक्शन से दिल्ली से जम्मू तक सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ईडी के संबंध पर बवाल मचा हुआ, सियासी घमासान मचा हुआ है। नोटिस को लेकर के आप नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम सीधे साहिल जी के पास चलते हैं। साहिल जी, आप हमें ये बताइए, जो सवाल मैं छोड़ के गया था उस सवाल पर आपका जवाब लाजमी है। देखिए विनोद जी, आपने कहा कि पंडित नेहरू जी ने आरएसएस को जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाने का काम किया। देखिए, अगर आप पंडित नेहरू को देखें, उनके व्यक्तित्व को देखें, तो अगर एक मतलब डेमोक्रेटिक अगर आप किसी को कहते हैं और उसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा में सही ढंग से अगर कोई फिट बैठता है वो पंडित नेहरू। हमें पिछले दिनों सिंगापुर के प्रधानमंत्री, आप 2 साल पहले की बात है, वो अपनी संसद में खड़े होकर बयान दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत में लोकतंत्र जिंदा है या लोकतंत्र की जो बुनियादें इतनी जड़ी हैं उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम पंडित नेहरू है। देखिए, आपने कहा कि उन्होंने आरएसएस को बुलाने का काम किया। उसी आरएसएस को सरदार पटेल ने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन करने का काम किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर आप इनसे आप कई बार डिबेट में भी देखते हैं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विश्वविद्यालयों में वामपंथी विचार को पनपने का मौका दिया। देखिए, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम इनकी तरह नहीं, आज की भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो पार्टी हमारी मुखालफत में या जो हमसे विभिन्न विचार रखते हैं उनके पीछे ईडी लगा दे या उनके पीछे बाकी एजेंसीज लगा के उनको दबाने का काम किया। हमने लेवल प्ले फील्ड वाली बात की। अगर हमने एक तरफ हमने वामपंथी विचारधारा को भी, अभी अगर आप वामपंथ का भी इतिहास देखें आजादी से पहले का, तो उनके भी जो कहीं ऐसे विचार थे जो भारत की आजादी के उस समय के जो क्रांतिकारी थे, उन विचारों के साथ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस मूवमेंट को लड़ रही थी उन विचारों के साथ नहीं मिलते थे। लेकिन हमने सबको बराबरी का मौका दिया। हमने वामपंथी विचार भी अगर विश्वविद्यालयों में या वो विचारधारा जीवित है तो उनको भी बराबरी का मौका मिला। और साथ में जिस आरएसएस को बैन करने का काम किया उससे बैन हटाकर और उनको भी हमने मुख्य धारा में शामिल होने का न्योता दिया। और उन्हें एक प्रकार से आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बात करें या मैं कई बार डिबेट देखता हूं तो ये इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि पंडित नेहरू ने हमको बुलाने का काम किया। तो ये है कि पंडित जी आप मानते हैं कि दूरदर्शी नेता थे स्वर्गीय पंडित नेहरू, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भरोसा था, लेकिन अब की कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्रुवीकरण। देखिए, विरोध जो होता है वो विचारों को लेकर होता है, विचारधारा की लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई नहीं, बैटल ऑफ आइडियाज है। जब आपके विचार गलत होंगे तो हम आपके सामने आपकी मुखालफत करेंगे, हम आपके सामने डंके की चोट पर खड़े होंगे। जब आप सीधा चलेंगे तो हम आपको प्रेज भी करेंगे। हम इनकी तरह तो नहीं है कि कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। भारत की धरती पे खड़े होकर ये कहते हैं कि पिछले 2014 से पहले तो भारत कुछ था ही नहीं। लेकिन जब इन्हीं की विदेश मंत्री, मुझे याद है कि स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी जब वो यूएन में गई और यूएन में उनका भाषण हुआ, मुझे आज भी वो भाषण याद है, मेरे कानों में वो भाषण गूंजता है कि उन्होंने कंपैरिजन किया पाकिस्तान के साथ कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। इन्हीं की सुषमा स्वराज जी का बयान है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। आपने बम बनाने का काम किया, हमने स्कूल्स बनाने का काम किया, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम किया, हमने यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया, हमने इकोनॉमी को ऊपर ले जाने का काम किया। तो जब ये बाहर जाते हैं, यहां देश में तो इनका जो नीचे का कैडर है वो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को गाली देने का काम करता है, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हीं की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। सर झुकाकर मालूम है कि पूरी दुनिया में आपके पास महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये लोग बाहर। मनीष जी से जाना, मनीष जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते हैं कि 2024 के चुनावों में अगर एक मरतबा फिर भारतीय जनता पार्टी आती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये चुनाव तक नहीं करवाएंगे। बिल्कुल, इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं, हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल लोकतंत्र का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, कोई देश की जनता कह रही है, तमाम पार्टियां कह रही हैं बीजेपी को छोड़कर। और सबसे ज़्यादा है कि फॉरेन की जितनी एजेंसियां, वो तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट है, और वो जम्मू कश्मीर या देश को, भारत को लेकर रिपोर्ट नहीं है, उसमें तमाम कैटेगरीज रखी गई हैं। अमेरिका को भी शामिल किया गया, इंग्लैंड को भी शामिल किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने बताया है कि लोकतंत्र का स्तर इंडिया का गिरा है हिंदुस्तान के अंदर। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है, तानाशाही रवैया, और दूसरा सबसे बड़ा कारण सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, जो लगातार जो है विपक्षी राज्यों के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर नेताओं को तोड़ नहीं पाते, आप उसकी पार्टी को तोड़ देते हो। और हम तो उससे भी बड़े भुगतभोगी हैं
कि अगर पार्टी को तोड़ने के बाद भी आपको लगता है कि सामने वाले के जो है अभी भी उसका वो बरकरार है जनता जनाधार, तो आप उससे चुनाव निशान छीन लेते हो, आप उससे जो है वो छीन लेते हो, उसका नाम छीन लेते हो। क्या आप अशोक चौहान जी कांग्रेस से चले गए तो क्या कांग्रेस का चुनाव निशान बीजेपी छीन लेगी? जी हमारे साथ तो ऐसा, और हमारे साथ ही नहीं, दूसरी जो बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी के साथ ऐसा हुआ। अगर उनके कुछ लोग, आज बहुत सारी पार्टियां हैं, इनको याद करना पड़ेगा, जो चीज ये लिख कर जा रहे हैं, जो ये इतिहास बनाकर जा रहे हैं, कल इनके ऊपर दोहराया भी जाएगा। इनके पास भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक एक दो दो एमएलए, चंद्रमोहन जी, ऐसे हालात बनेंगे कि लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या देश में लोकतंत्र है या नहीं। ऐसे हालात आपने बना दिए, और ये बार बार कहा जाए कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर दोबारा बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आती है तो लोकतंत्र का गला और भी घोट दिया जाएगा। जो देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र की ये बात करने के लायक ही नहीं है कांग्रेस वाले, जो जिन्होंने पिछले 50 साल में लोकतंत्र के लिए किया है, चाहे वो इमरजेंसी की बात कर लें, चाहे हमने जो 90 सरकारें, चुनी हुई सरकारें इस देश की इन्होंने गिराई है, 356 से लेके आपकी क्या, जम्मू कश्मीर को लेकर आपकी क्या बात है? जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या गुनाह किया है? आप छोड़िए, 2014 के बाद आप यहाँ चुनाव नहीं करा पा रहे। 18 में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार दी थी, उसको भी जो है इतने साल हो गए आपने चुनाव नहीं कराया। आखिर में माननीय शीर्ष न्यायालय को निर्णय देना पड़ा कि सितंबर से पहले चुनाव करवाइए। अगर आज भी आपको जम्मू कश्मीर की आवाम का ध्यान है तो अभी भी आपका कार्यकाल 2-3 महीने शेष है, लगभग 100 दिन शेष है। आदेश दीजिए, अपने हाईकमान को बताइए कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव करवाएं। मनीष जी, आपने भी चुनाव लड़ा है, कॉर्पोरेशन के साथ हमारे साथ लड़ा है, हमने आपको 6 सीटें भी दी थी, आपने क्या सीट जीती थी, दोबारा चुनाव लड़ के देख लेना। अब आपको जनता क्या देती है। कौन से साल की बात अभी आए हैं आप, अभी आए 2 साल की बात कर रहे हैं? 2005 की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार थी अभी आए नए तब लोकतंत्र था ना, इसका मतलब अभी लोकतंत्र आपकी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है कि लोकतंत्र खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में। दुर्भाग्य है, किसी भी स्तर का लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में नहीं बचा। मेरी बात सुनिए, पंचायत आपने खत्म कर दिया, नगर निगम आपने खत्म कर दिए, असेंबली के आप नहीं चुनाव करवा पा रहे। आप बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर किसी स्तर का लोकतंत्र है? अभी 3 चुनाव कोई जनप्रतिनिधि है? नहीं है। मध्य प्रदेश में हुए हैं, वहां पे हमारे राजस्थान में चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, लोकतंत्र में हुए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या गुनाह किया? आप लोगों को वोट लोग नहीं देते, वो आज पछता रहे हैं कि आपको जो जनता का काम करेगा, जनता उसको चुन के आगे लाती है। बातें करने से कुछ नहीं। आज लोकतंत्र की परिभाषा ये हो चुकी है, जहां बीजेपी जीत सकती है आज जो ईवीएम के दम पर या अपने दम पर या अपने नेताओं के दम पर, सिर्फ वही लोकतंत्र बचा हुआ है। बाकी सब जगह सिस्टम नहीं है। आज नौजवान चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र के मुंबई नगर निगम खत्म हो गया। अब जो पहले चलता था भाई, वो जुगी जुमले वो खत्म पहले हो गया। मैं साहिल जी के पास जाऊंगा। चुने हुए नुमाइंदे जो न्यू जनरेशन है वो फैसला करती है। आप हर बात पे कांग्रेस का नाम लेते हैं, तू साहिल जी, आपने को तो सरकार जनता ने दिखा दिया उसको। आप तो कहीं स्टैंड नहीं राम करते, मंदिर के द्वार खोले, आप तो कहीं स्टैंड नहीं करते। आपने राम मंदिर के द्वार खोले, 1989 में शिलान्यास की अनुमति स्वर्गीय राजीव गांधी ने दी। आप मेरा क्वेश्चन सुन पा रहे हैं? आप मेरा क्वेश्चन, सवाल रिपीट कीजिए आप। राम मंदिर के द्वार आपने खोले, शिलान्यास की अनुमति आपने दी। अब जब आपको निमंत्रण मिला था तो आपने जाने से क्यों इनकार कर दिया? क्यों आप किसी एक विशेष सेक्शन को अपीज करना चाहते थे? एटलीस्ट एक वोट बैंक तो हमारा इंटैक्ट रहे। नहीं मनोज जी, देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आज ईडी मुद्दा था, लेकिन आप इस सवाल को जो है सारे बीच में ले आगे। मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले जिस तरह से बात की इन्होंने चंद्रमोहन जी ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ठीक है, बहुमत जिसके साथ है वो सरकार बनाता है, लेकिन लोकतंत्र में नेताओं के अंदर जो है वो अहंकार का, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी भाषा से अहंकार झलके। हमने भी 70 साल इस देश के अंदर रूल किया है, और हमने, आपको याद होगा कि हमारे टाइम तो आप सिर्फ 2 रह गए थे। बेशक हम चुनाव हार रहे हैं, हम 14 का चुनाव हारे, हम 19 में चुनाव हारे, आप भी 2 पर आगे थे। हमारी अभी वो पोजीशन नहीं है। आप ठीक है, आप सरकार में है, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर, एक समय में आ सकती है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर, एक स्ट्रांग अपोजिशन का, एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना भी बड़ा जरूरी है। इस चीज का यही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। और जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम कहते हैं कि आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये हम नहीं कहते, आपको याद होगा विनोद जी की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने बाहर आकर कहा था
कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो केसेस सरकार को फेवर करते हैं, जो सरकार के रिलेटेड केसेस होते हैं, उन केसेस को उन्हीं जजेस के पास भेजा जाता है जो जजेस सरकार के करीबी लोग हैं। तो मैं उस मुद्दे पे नहीं आऊंगा। अब मैं आऊंगा आपके राम मंदिर के बाद। मैं पूछना चाहता हूं कि विनोद जी, ये देश एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आपने पहले जो अपना सवाल किया उसमें आपने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय आप ही के राजीव गांधी जी थे कि जब मंदिर के दरवाजे खोले गए, शिलान्यास हुआ, और उसके बाद जी आपने निमंत्रण क्यों ठुकराया? मुझे एक बात बताइए, क्या अमित शाह के मुझे एक बात बताइए, क्या अमित शाह के बेटे की शादी थी कि आप जो है वो इनविटेशन बांटा? हु आर यू, हु आर आरएसएस, हु आर वो जो जिस आदमी को आप लोगों ने वहां पर चंपत राय को बिठा दिया, उसको किसने ताकत की थी कि वो जाकर किसी को भी जाकर निमंत्रण पत्र बांटेगा? कि अमित शाह की बेटे की शादी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लड़के की शादी है, हम तय करेंगे, यह हमारा फैसला है कि हमने कहां जाना है और कहां नहीं जाना है और किस तरह से जाना है। आप चाहते हैं कि हम जाएं, और सबसे बड़ी बात कि हिंदू धर्म की बुनियाद है 4 शंकराचार्य, 4 सबसे बड़ी पीठ। अरे आपने तो उन लोगों का भी अपमान करने का काम किया। क्या नरेंद्र मोदी पुजारी है? कि नरेंद्र मोदी पंडित है? कि देश मेरी बात सुनिए विनोद जी, देश प्रधानमंत्री, सुनिए, ये देश का 5,000 साल का इतिहास है, सनातन का एक इतिहास है। मुझे बताइए क्या देश के प्रधानमंत्री पुजारी है? वहां जाके बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।